आज देखिए क्या होता है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ने वाले हैं। जहां हम देखते हैं आज बायोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं आपके सामने। और शायद आप लोग इस 100 से अधिक फैक्ट को जानकर बायोलॉजी में कुछ नई अचीवमेंट को आप हासिल कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम में ये फैक्ट लगभग पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इस प्रकार के आपको सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आज आपको देखने को मिलेगा कि हम बायोलॉजी में कैसे महत्वपूर्ण फैक्ट आज हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे आज आपको यहाँ देखो अलग अलग तरह के इस तरह के फैक्ट दिखाए जाएंगे। हम कहेंगे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी एक बार इसे ज़रूर देखें। चाहे वो विद्यार्थी 12th की बोर्ड तैयारी कर रहा हो, चाहे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हो, या विद्यार्थी किसी भी सरकारी नौकरी जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी या जो भी वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सब में ये फैक्ट काम आएंगे। यहाँ बायोलॉजी से जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने बायोलॉजी फैक्ट के क्वेश्चन की ओर। और देखो क्वेश्चन क्या आपके सामने है। जैसे कि आप क्वेश्चन सब देख रहे होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है तो देखा जाए, क्वेश्चन आपके सामने पहला क्या कह रहा है। कह रहा है फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो बाबू, फलों के अध्ययन को यहाँ पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। यहाँ पे सारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू, पोमोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बाबू यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ इंसुलिन की खोज की बात कर रहा है। तो वेंकिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। वेंकिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अभिषेक कुमार सर, क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। 100% पीडीएफ मिलेगा, 100%। पहले क्लास तो करो, गजब का टॉपिक लाया गया है। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम में आपका पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, 11th 12th बोर्ड किसी भी स्टेट का बोर्ड तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक इत्यादि तैयारी कर रहे हैं, सब में ये काम आने वाला है। धूम धड़ाका टॉपिक है। 100 आज फैक्ट हम देखेंगे महज 25-30 मिनटों में। तो सौरभ राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू। चलो तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो कोशिका तीसरा है, कह रहा है कि थोड़ा बड़ा कर दे जूम आउट, या इतने पे समझ में आ रहा है आपको। चलो तो यहाँ पे क्या बातें दी गई है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहते हैं। तो बाबू माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखो 4 नंबर पूछ रहा है मानव शरीर की ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को यहाँ पे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखो, आप सिर्फ 10 मिनट सुनो लगातार, हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा।
आगे देखो, किस अंग के खराब होने से पीलिया, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? बाबू पीलिया जो है हमारे लीवर पर अटैक करता है, तो पीलिया लीवर के खराब होने से होता है। और पूछा जाएगा कि भविष्य के लिए हम बच्चों में रक्त कहाँ जमा होता है, तो उसके लीवर में भविष्य के लिए रक्त जमा होता है। आगे देखा जाए, पूछ रहा है रतौंधी, रतौंधी कहने का मतलब दिन में अंधेरा नहीं, रात में अंधेरा जाना, रात में दिखाई नहीं पड़ना, उल्लू बन जाना। तो यहाँ देखो, रतौंधी का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो बाबू विटामिन ए। और कल के क्लास जो चले थे आप लोग, जो बच्चे नहीं देखे होंगे, तो कल के क्लास में आप विटामिन का क्लास लिए थे, सारा विटामिन बताए हैं, विटामिन ए बी सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी 8 वो विटामिन बताए थे, सी डी ई के, यहाँ पे ये विटामिन आपको बता दिए थे। तो विटामिन के बारे में जो फैक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आप पिछले क्लास में जाइए और वहाँ देखिए, विटामिन से जुड़े सारे फैक्ट आपको मिल रहे हैं। अभिषेक कह रहा है पॉलिटेक्निक का सिलेबस मिल जाएगा। बाबू पॉलिटेक्निक का सिलेबस जाइए हमारे शारदा क्लास पे, बिल्कुल डिटेल से बताया गया है, और डेली वहाँ पे क्लास चल रहे हैं। सुबह 7 बजे, 11 बजे क्लास दिन में, शाम के 7:30 बजे रेगुलर क्लास चल रहे हैं। और जो बच्चे चाहते हैं ऐप पर पढ़ाई करना, तो ऐप पर मात्र अभी आप 499 रुपया में आप क्लास कर सकते हैं, जो कि ऐप पर डेली लाइव क्लासेस चलाए जाते हैं, सारे नोट्स पीडीएफ मिलते हैं। आप पहले इस क्लास को बाय करिए जाके एप्लीकेशन पे, और फिर देखिए कैसे तैयारी आपकी चलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 7, विश्व पर्यावरण दिवस। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और मैं कल बताया था विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग आंसर तो भेजो, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो बाबू 1 दिसंबर के दिन हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। आगे बढ़िए। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु। ये जीवाणु कौन सी होती है? तो लैक्टोविसिलियस जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में अम्ल की मैं बात करूं, तो दूध में बाबू यहाँ पे अम्ल कहूं तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में अम्ल कौन सी होगी? लैक्टिक अम्ल। और मैं बताऊं तो दूध में शर्करा कौन होता है? तो शर्करा यहाँ पे कहें लैक्टिक शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज उसको कहते हैं। दूध में पाए जाने वाले शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, दूध में पाए जाने वाले अम्ल को लैक्टिक अम्ल कहते हैं, दूध में पाए जाने वाले जीवाणु को लैक्टोविसिलियस जीवाणु कहते हैं। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारे शरीर में जब वहां ब्लड से जब यूरिन का ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, तब ये हमारा ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। अब इसे करा सिविल वाला सिलेबस होगा। अरे सारे सिलेबस हैं जो पहले बता रहे हैं, ये तो पढ़ो तुम। तो गुर्दे का इलाज करने के लिए आगे देखा जाए तो लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल का जीवन काल तो 20 से 120 दिन। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और मैं बता दूं आपको, रेड ब्लड सेल से जुड़े बातें और बता दें एक बार आपको, तो बाबू यहां जरा ध्यान दीजिएगा। रेड ब्लड सेल से जुड़े और बता दें आपको, आरबीसी जो होती है इसकी लाइफ टाइम 20 से 120 दिन होती है। जबकि यहाँ बता दें कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वाइट ब्लड सेल, इसकी लाइफ टाइम यहाँ 3 से 5 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ 3 से 5 दिन होती है। क्लियर है? आगे याद करते हैं, आरबीसी को यहाँ रेड ब्लड सेल कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। आगे बढ़ा जाए तो अगले फैक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। हम अभी फैक्ट की बात कर रहे हैं, फैक्ट पे चलते हैं। 11 नंबर फैक्ट पे आ जाओ। 11 नंबर अपना फैक्ट क्या कह रहा है, जरा इसे ध्यान दो। 11 नंबर फैक्ट क्या कह रहा है? कह रहा है श्वेत रक्त कण, वही डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे या आरबीसी ने बाबू, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल तो 2 से 4 दिन।
कई जगह 2 से 5 दिन भी मिलेंगे आपको। क्लियर है। आगे देखा जाए तो रक्त बिंबाणु मतलब यहाँ पे रक्त प्लेटलेट की बात कर रहा है। रक्त प्लेटलेट इनका जीवन काल होता है, तो रक्त प्लेटलेट का जीवन काल 3 से 5 दिन होते हैं। आगे कह रहा है रक्त प्लेटलेट का मुख्य कार्य होता है, तो रक्त प्लेटलेट का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करना। मतलब जैसे आपका कोई भाग कट फट जाता होगा तो उस भाग में आप देखते होंगे कि तुरंत वह रक्त थक्का होने लगता है, या आप जैसे कोई जीभ वगैरह काटते होंगे तो वहां खून जो गिरता होगा वो भी थक्का बनने का मुख्य कारण कौन होता है, तो रक्त प्लेटलेट की मात्रा। और जिसमें रक्त प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है तो उसका रक्त थक्का जल्दी नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, तो देखो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम, कहने का मतलब समथिंग 1.5 किलो के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं 15 फैक्ट नंबर, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बाबू सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। बताए थे फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। आगे देखा जाए एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो बाबू उसके वजन का 8%, उसके वजन का 8% उसमें रक्त पाया जाता है। तो यहाँ पे सामान्य आदमी होता ही कितना है, मुश्किल से 60 किलो से 80 किलो के बीच में होते हैं, तो श्योर यहाँ पे 5 से 6 लीटर यहाँ पे रक्त पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी रंग कौन सा होता है, तो बाबू सबसे ज्यादा यदि तीव्र फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है तो लाल रंग में होता है, यहाँ पे तीव्र होती है। और सबसे यदि धीमी कहेंगे तो बैगनी रंग में सबसे धीमी होती है। सबसे धीमी यदि फोटोसिंथेसिस होगा तो बैगनी रंग में धीमी और लाल रंग में तीव्र होती है। आगे बढ़ा जाए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन, तो बाबू जितना भी धरती पर खट्टा पदार्थ होगा, चाहे इमली हो, चाहे वो आपको जो भी प्रकार के अनानास हो, फल हो, सब में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो जो भी खट्टा होगा, दही भी खट्टा होता है तो दही में भी विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ा जाए 19 नंबर पे आओ, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो बाबू सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है, तो सेरिब्रम यहाँ कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट होती है, तो वो बाबू लैक्टिक अम्ल होती है। जैसे आप कहीं काम करते करते जब थक जाते होंगे तो थकने का एक ही वजह है कि आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई। यदि आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल, जैसे आप देखते हो ना कि आपके मसल्स वगैरह ज़्यादा टाइट हो जाते होंगे तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आप थकान का महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अभी हम लगातार फैक्ट की बात करेंगे, 100 से अधिक फैक्ट अभी हम देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्लास आप लोग करते रहिए और देखते रहिए अच्छे अच्छे फैक्ट को। आगे देखो हम यहाँ पे क्या आगे बात कर रहे हैं, तो देखा जाए, देखो 21 फैक्ट क्या है, तो लाल रक्त कण या आरबीसी कहा जाता है, तो ये कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं पूछ रहा है, तो बाबू अस्थि मज्जा या बोन मेरो। मैं बताऊं बोन मेरो कहाँ होते हैं, तो हमारी हड्डियां के जो बीच के बालुई भाग होते हैं, हड्डियां के बीच के बालुई भाग होते हैं, तो उसी को हम बोन मेरो अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। बोन मेरो अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। चलिए राजू कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू। राजू, अभिषेक, सौरभ, राधे, बहुत कम बच्चे क्लास कर रहे हैं। ये अच्छे अच्छे फैक्ट को यदि आप अभी ना पढ़ेंगे तो क्या लगता है कि आने वाला समय में आप पढ़िएगा। याद करो, फटाफट कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो शायद ही कभी आपको देखने को मिलेगा। तो राजू कुमार, अभिषेक कुमार, सारे विद्यार्थी शेयर करो, तब मजा आएगा पढ़ने में आपको। देखो लाल रक्त कण यहाँ पे बता रहे थे बोन मैरो, तो बोन मैरो कहने का मतलब क्या हुआ कि हड्डियों के भी, जैसे आप मांस कभी खाए हो तो मांस जब खाए होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि क्या जो मुर्गा का हड्डी या बकरे की हड्डी के बीच में कुछ खाली स्थान रहता है, तो उसी खाली स्थान को बोन मैरो कहते हैं, वहीं पर रक्त बनता है।
लाल रक्त कण आरबीसी का विनाश होता है तो बाबू यकृत या पलीहा, तो कहेगा क्या कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब जो रेड ब्लड सेल का कब्र गृह कौन होता है, तो यहाँ पलीहा या यकृत होता है। जबकि कह दे बनता कहाँ है, बौर्न स्थान कहाँ होता है उसका, तो बाबू यहाँ अस्थि मज्जा इसका नाम होगा। आगे बढ़ा जाए तो उड़ने वाली छिपकली का नाम है, तो बाबू उड़ने वाली छिपकली का नाम ड्रैको है। उड़ने वाली छिपकली का नाम यहाँ ड्रैको है। आगे देखा जाए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो आंवला। आंवला का अचार भी देखे होंगे, और आंवला जो है वह बहुत ही औषधीय गुण से भरपूर होता है। तो कहा जाए कि जो यहाँ पे सबसे अच्छा यदि माना जाए कि कौन सा यहाँ अम्लीय क्षेत्र होगा तो उसका आंवला है। आगे देखा जाए तो दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं, तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन से बने होते हैं। और ये हमारे दांत के जो बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भाग उसको एनामेल कहते हैं। दांत के बाहरी भाग को एनामेल कहते हैं, एनामेल। और ये एनामेल जो होता है ना वो हड्डी से काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है। और मजबूती का कारण ही है कि हम कुछ भी चबा जाते हैं और ये हम आसानी से फोड़ फाड़ देते हैं इसको। एनामेल है। ऐसा कहा जाता है कि दांत से आप चबाकर तुलसी के पत्ता को ना खाएं। यदि आप दांत से चबाकर तुलसी के पत्ता खाते हैं तो एनामेल की क्षय वहां पे होती है। तो ये बातें याद रखो। चलो सौरभ, राधे, अभिषेक, राजू, समझ में आपको आ रहे हैं या नहीं? आप यस नो करते रहिए और बच्चे को शेयर करते रहिए। अभिषेक कुमार, अकेले तुम पढ़ रहे हो और बच्चे को शेयर नहीं कर रहे हो। कहाँ गए तुम्हारे सारे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के सारे विद्यार्थी? मजा तो नहीं आ रहा आपको? शेयर दोस्तों में करिए आप लोग। आगे आइए तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाबू दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से। और वैसे मैं बताऊं आपको तो यहाँ दूध के बारे में जो भी होगा वो लॉ से होगा। यदि दूध में अम्ल पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल, दूध में शर्करा पूछेगा तो यहाँ पे लैक्टोज कहा जाएगा। यदि दूध में यहाँ पे आपको जीवाणु पूछे तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु आप कहेंगे। आगे मैं बताऊं तो यहाँ पे दूध से पूछ रहा है कौन दूध के शुद्धता मापने का यंत्र, तो लैक्टोमीटर होगा। बताइए आप लोग को समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए। आगे देखो तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो बाबू यहाँ पे वैज्ञानिक जेनर वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक जेनर ने यहाँ पे कवक से पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। आगे देखा जाए तो एंजाइम क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। आगे देखा जाए तो आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील भाग को कहते हैं। तो प्रकाश के प्रति यहाँ पे संवेदनशील कहा जाए तो रेटिना भी होती है और हमारा कॉर्निया भी होता है। तो कॉर्निया का आकार छोटा हो जाना मतलब तीव्र प्रकाश को बताता है, जबकि कॉर्निया का आकार बड़ा हो जाना वो कम प्रकाश को बताता है। ऐसा कई बार देखते होंगे कि जब आप ये धूप से ये कोई अंधेरे घर में प्रवेश करते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि आप धुंधलापन का एहसास करते हैं। ऐसा करने का एक मुख्य कारण है कि वहां पर आपकी आंख की कॉर्निया क्या होती है, धूप में सिकुड़ जाती है, अंधेरा में फैल जाती है, जिससे आपको यहाँ पे वो अंधेरा का एहसास होता है। फिर धीरे धीरे वो फैलता है तो दिखाई पड़ जाती है। आगे देखा जाए तो शरीर के भीतर रक्त को परिभ्रमण करने के कितना समय लगता है? मतलब कह दें कि पूरा शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना सेकेंड लगता है? तो बाबू ये जो है वह 23 सेकेंड में वो पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण हो जाता है। और मानव का जो हार्ट है वो कह दें 200 रेल टैंकर, 200 रेल टैंकर देखे हो, 200 रेल टैंकर के बराबर वह रक्त को पंप कर देता है।
200 रेल टैंकर में जितना तेल आएगा ना, उतना तेल को वो मानव का हार्ट रक्त पंप कर देता है। तो आप इसे बहुत अच्छा पंपिंग सेट कर सकते हो। मानव का हार्ट जो है वह बहुत अच्छा यहाँ पे रक्त पंप करने का काम करता है। तो अभी तक हम लगातार 30 फैक्ट की ओर बढ़े हैं और आप सभी बच्चे मजे में हैं, कोई क्लास सही से देख नहीं रहे हैं। ये फैक्ट शायद आपको किसी भी एग्जाम में जाओ, ये फैक्ट आपका छुटकारा नहीं दे सकता है। आगे देखो, जीवन की मूलभूत इकाई है तो बाबू कोशिका। कोशिका को हम जीवों की मूलभूत इकाई कहते हैं और यही कोशिका जो है आगे बढ़ जाती है तो ये यहाँ पे अगला अपना उत्तक, फिर मांसपेशी है, फिर जीव का निर्माण करती है। तो कोशिका को मूलभूत इकाई कहा जाता है। 32 नंबर देखा जाए तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो बाबू फीमर है। ये हमारे पास जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी। तो यहाँ जांघ की हड्डी को फीमर कह दें। और सबसे छोटा हड्डी कहा जाए तो ये कान की हड्डी, स्टेपिटम को यहाँ पे कान की हड्डी, छोटा हड्डी। तो बड़ा हड्डी कई बार पूछता है। और मैं बताऊं तो मानव शरीर का जो सब ये 60% हड्डी है वो सिर्फ उसके पैर और हाथ में ही 60% हड्डी है, बाकी शरीर में वहाँ 40% हड्डी पाया जाता है। 33 देख लो, कोशिका का ऊर्जा गृह है तो बाबू पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, पावर हाउस। और ग्रेवयार्ड, कब्रगिरी किसे कहते हैं? तो कब्रगिरी बाबू पलीहा, पलीहा को या यकृत को, पलीहा या यकृत को यहाँ पे ग्रेवयार्ड की संज्ञा दी गई है। आगे देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है तो प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण। चलिए आप लोग लगातार क्लास करते रहिए। आगे देखा जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है तो रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होता है वही ऑक्सीजन के परिवहन करने का काम करती है। आगे 36 देखो, मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है तो जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय 300 हड्डियां होती है, धीरे धीरे उनकी हड्डियों की संख्या में कमी आती जाती है। 208 से फिर 206 होता है, फाइनली 206 हड्डियां होती है। आगे देखा जाए तो यहाँ मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल तो वही लगभग 120 दिन होता है, तो 20 से 120 दिन का सफर होता है। अगला देखा जाए तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की संरचना किसने खोज की थी? तो वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। और डीएनए मॉडल कैसा दिया था? तो मैं चाहता हूं बच्चों को एक बार मैं दिखा दूं, बड़ा ही मजेदार डीएनए मॉडल है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है और बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूं कि ये हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बाबू? डीएनए की कुंडली हम ऐसे बनाते हैं, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना बन गई। अब क्या करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ये इस प्रकार से सीधी नुमा संरचना बना देते हैं। और इसमें क्या होती है तो थायमीन, गुआमीन, एड्रोसिन यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो यही प्रकार की जो द्विकुंडली संरचना है इसे कहते हैं द्विकुंडली, द्विकुंडली संरचना। किसका? तो डीएनए का। और डीएनए एक ऐसा चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों को बताने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे क्लास कर रहे हैं। यादव अहिर रेजिमेंट गोरखपुर, हल्लो बाबू। यहाँ पे क्या है? ये यादव बाबू हैं, अहिर रेजिमेंट यूपी 61। अभिषेक, राजू, सौरभ, राधे सब विद्यार्थी भाग गया है, कोई नहीं क्लास कर रहा और ना ही शेयर कर रहा है। तो क्या चाहते हो? ऐसे ऐसे पढ़ाई करके क्या मिलने वाला है बाबू? तो इस प्रकार के द्विकुंडली संरचना है यह हमारे पास, ये द्विकुंडली संरचना है। थोड़ा और आगे टॉपिक बचे हुए हैं, टॉपिक को हम देखते चलते हैं। तो हमारे पास क्या टॉपिक है बाबू? देखो,
करा डीएनए की द्विकुंडली संरचना खोज किसने की थी? तो बाबू वाटसन और क्रिक ने डीएनए द्विकुंडली की संरचना की थी। आगे देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो यही बाबू जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन यहाँ पे उत्पन्न होती है। और हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं और यहाँ छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधा श्वास में लेते हैं। तो ये सब बातें क्लियर है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट क्या है हमारे सामने? तो अगला फैक्ट पर ध्यान दिया जाए। देखो बाबू, तो यहाँ 41 नंबर कह रहा है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो बाबू विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। और रक्त थक्का बनता किस विटामिन की कमी से है, सॉरी किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। और विटामिन के कहाँ मिलता है? तो आप पिछला क्लास जाकर देखिएगा, आज से एक दिन पहले क्लास, वहाँ सारे विटामिन बताए गए हैं। तो आप एक क्लास उसको देख लीजिएगा, बहुत मजेदार क्लास बताए थे आपको, शायद कोई बच्चा वहाँ देख पाया होगा। तो आज के ठीक पिछले क्लास देखिएगा तो वहाँ पे विटामिन से जुड़े क्लास बताए हैं, जो कल इसी समय बताए थे आपको। और बता दें आपको, तो यहाँ विटामिन के प्राप्त कैसे करेंगे? तो अंकुरित अनाज से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी अंकुरित चना खाएं, गेहूं खाएं, सबसे ज़्यादा यदि फ़ायदा मिलता है तो अंकुरित गेहूं से मिलता है। फिर आप यहाँ मूंग खा सकते हैं। तो जो भी अनाज होते हैं, अनाज में ज़्यादा मात्रा में विटामिन के पाए जाते हैं। क्लियर है? जो अंकुरित होना चाहिए। आगे देखा जाए तो अगला क्या है बाबू? 42 नंबर देखो, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। शायद मैं कभी बताया भी था कि मान लो यदि ये पौधा है, मैं एक पौधा का निर्माण कर पा रहा हूँ, यदि मान लो ये पौधा है तो इस पौधा की बात करो तो नीचे से जो ऊपर जाने का काम करता है और ऊपर से नीचे आने का जो काम करता है, तो जो जाने का काम करता है वह जाइलम, जो जाने का काम करता है जाइलम, जो आने का काम करता है फ्लोएम, जो आने का काम करता है फ्लोएम। तो कहोगे फ्लोएम क्या होता है? तो यहाँ कह दें हम इसका भोजन। तो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, या कह सकते हो फलों के रस कह सकते हो, फलों के रस, या कह सकते हो तुम इसे ग्लूकोज, फलों के रस या ग्लूकोज। कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? और मुझे बताओ कि ग्लूकोज कह दिया तो यहाँ सुक्रोज का सूत्र मुझे बताओ। तो यहाँ पे C12H22O11, कोई बताएगा ये सुक्रोज कैसे बनता है? तो ये सारे फैक्ट आप देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। चलिए, यहाँ पे उमेश्वर पांडे गुप्ता, सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। बाबू इसमें इतने कंटेंट दिए हुए हैं कि जिस कंटेंट को हमें हर एक को एक्सप्लेन करना होगा तो इतना कम समय में कैसे होगा? वैसे आपको ये सब कंटेंट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मुझे इतना बताओ, कंटेंट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बच्चे को जाइलम फ्लोएम नहीं पता है। जाइलम से मतलब पेड़ पौधे से नीचे की ऊपर जल, खनिज, लवण इत्यादि पहुंचते हैं, जबकि फ्लोएम से क्या होता है? फलों के रस, ग्लूकोज इत्यादि पौधे की जड़ों में पहुंचते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको? उमेश्वर ये प्रताप प्रसाद गुप्ता। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बातें दी गई है। तो हम सारे फैक्ट को पहले कवर करते चलें। तो क्या है बात, देखो तो हमारे सामने क्या है? 43 नंबर, इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बाबू इंसान का सबसे बड़ा अंग कहा तो त्वचा। त्वचा से बड़ी कोई अंग नहीं है। शरीर की संपूर्ण हिस्सा को ढकने का काम कौन करता है? त्वचा। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी तो कान की हड्डी टेपिटम। आगे देखा जाए 44, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो कई बार देख चुके हैं। आगे देखा जाए तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो बाबू पाचन हमारे प्रोटीन का पेट से शुरू होता है। आगे देखा जाए तो मछलियों में श्वसन क्रिया किस द्वारा होती है? तो बाबू मछलियां जो होती है वो गिल्स या गलफरे द्वारा यहाँ पे श्वसन करती है। मछलियां जो श्वसन करती है वो अपने गलफरे द्वारा करती है।
आगे देखा जाए किस हार्मोन को तनाव हार्मोन, देखो टेंशन हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ कार्टिसोल, कार्टिसोल को टेंशन हार्मोन कहते हैं, तनाव हार्मोन। आगे देखा जाए मनुष्य की आंख का रंग किसके कारण होता है, तो मनुष्य की आंख का रंग उसके आइरिस के कारण होता है। मनुष्य के आंख का रंग उसकी आइरिस के कारण। आगे देखा जाए तो किस जीव में पुनर्जनन, मतलब यहाँ पे यहाँ पे कहता है रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो पुनर्जनन की क्षमता किसमें होती है, पुनर्जनन, तो प्लेनारिया, प्लेनारिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है होमोग्लोबिन में, होमोग्लोबिन किस धातु, होमोग्लोबिन किस धातु के साथ संलग्न होते हैं, तो बाबू ये हीमोग्लोबिन में लौह की मात्रा, आयरन की मात्रा होती है। और कई बार क्या होता है जब महिलाएं गर्भ धारण करती है या जो पुरुष जनन के योग्य होते हैं तो उनमें आयरन टैबलेट दिया जाता है। तो सरकार रूप से मुफ्त में मिलने वाली जो टैबलेट है वह आयरन टैबलेट है। चलिए आप लोग को समझ में आ रही है ये बात या नहीं। आगे देखा जाए तो अगला क्या टॉपिक है हमारे पास, देखो बाबू थोड़ा बढ़िया से देखते रहो। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा है। आगे देखो तो कह रहा है सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये सबको पता है कि 120 से 80 mmHg होता है, मतलब मरकरी की यहाँ पे तापमान से तुलना किया गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे देखा जाए तो लैक्टिक एसिड किस प्रकार की कोशिका श्वसन में बनता है, तो यहाँ बाबू अवायवीय श्वसन, यहाँ पे अवायवीय श्वसन में बनती है। आगे देखो मनुष्य के दिमाग का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है, तो वह संतुलन और समन्वय बनाने के लिए सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का होता है, यही समन्वय और संतुलन बनाने के लिए इसमें मदद आता है। आगे देखा जाए टीपीटी, टीपीटी यहाँ पे टीपीटी, टीपीटी का पूरा नाम है, तो यहाँ पे देखो क्या, सॉरी टीपीटी कर रहे हैं, एटीपी है, एटीपी एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो क्या होगा एड्रेसिन, ये एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमारी भोजन जो है वो एटीपी में टूटती है, और एटीपी में जैसे ग्लूकोज बनता है पहले, और ग्लूकोज एटीपी में टूटती है, और यही एटीपी आगे जा करके हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखा जाए तो देखो वायरस के अध्ययन को कहा जाता है, तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो बाबू मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। आगे देखा जाए उमेश्वर पांडे पूछ रहा है सर आप पढ़ाइए जिसमें कमी से बीमार पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी एक एक पॉइंट किस विटामिन कमी से है, तो एकदम बताए हुए हैं ये उमेश्वर पांडे, आपको मैं बता चुका हूँ। आप पिछला क्लास वाला एक बार देख तो लीजिए, वहाँ पे आपको सारे कंटेंट बताए गए हैं, बायोलॉजी के जितने सारे वहाँ पे ये विटामिन हैं और उसके सब कमी, रोग, प्राप्ति, स्रोत सब बताए हुए हैं। आप एक बार पिछला क्लास देख के तो आइए, कल ही क्लास लिए हैं। और वैसे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। राजू कुमार, चलिए क्या बात है, सारे विद्यार्थी लगातार क्लास लाइव देख रहे हैं और लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं, क्या चाहते हो तुम। आगे देखो 58 नंबर, तो क्या है बाबू, कह रहा है प्लाज्मा, प्लाज्मा का प्रमुख घटक है, तो बाबू जल होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में यहाँ जल की मात्रा 70% के राउंड फिगर में होता है, 70%। आगे देखो कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, तो बाबू इंसुलिन जो है यह हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है, और यही इंसुलिन की जब कमी होती है तो मानव को यहाँ पे डायबिटीज, जो इसको हम कहते हैं ना शुगर की बीमारी,
डायबिटीज शुगर की बीमारी जो होती है यही इंसुलिन की कमी के कारण, या ये इंसुलिन जब हमारा शरीर या तो ओवर बनाने लगता है या कम बनाता है, तो इस कंडीशन में हमारे शरीर में क्या होती है, तो यहाँ पे जो ब्लड, ये शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर। आगे देखो, मनुष्य के कान में संतुलन बनाए रखने वाला हिस्सा कौन सा है? तो मनुष्य में कान की गूंज ज्यादा ना हो तो इसके लिए कॉकलिया नाम की एक यहाँ संवेदनशील तंतु लगे होते हैं, जिसकी मदद से वह आवाज को मेंटेन करके रखता है। आगे देखा जाए, आगे हम अभी फैक्ट 100 फैक्ट देखेंगे, तो 100 फैक्ट देखने के बाद ही हम आज सांस लेंगे। चलो, तो देखा जाए, पौधों की वृद्धि किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? तो बाबू, पौधों की वृद्धि जो है वह ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा पौधों की वृद्धि नियंत्रित होती है। आगे देखा जाए तो कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश से बनता है? तो सबको पता होगा कि विटामिन डी जो है, अब ऐसा नहीं है कि धूप में तुम कभी भी जाके उछलते रहो विटामिन मिल जाएगा। अरे भाई, ये मात्र सिर्फ 6 से लेके 8 बजे मॉर्निंग, 6 से 8 मॉर्निंग वाली धूप में ये मिलती है, और इसके आगे वाले धूप में जाओगे तो तुम्हारा चेहरा जलने और वो यहाँ चिलचिलापन से महसूस होंगे। आगे देखा जाए तो दूध के खट्टा होने का कौन सा कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? तो बाबू, डीएनए जो संरचना बताए थे आपको, जो डीएनए की संरचना, जो द्विकुंडली संरचना बताए थे, ये कुछ इस प्रकार की संरचना जो बताए थे आपको, ये ऐसी संरचना, इसमें 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं। कौन कौन बेस होते हैं? तो यही बेस जो है ये योजक कड़ी का निर्माण करती है, और यही योजक कड़ी जो है ये एड्रोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, यहाँ पे सी होगा, साइटोसिन, और हमारे पास थाइमिन, तो ये जो हमारे पास है संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, इसे संयोजक कड़ी के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ा जाए तो आगे बाबू क्या है, किस अंग को रक्त का संचार केंद्र, मतलब वहां से रक्त संचार होता है? तो मानव का हार्ट है, और जिसमें दायां निलय और बायां निलय 2 भाग, इसमें 4 भाग होते हैं, इसमें 2 दायां 2 बायां होता है। आगे देखो, मधुमेह रोग किस अंग से संबंधित है? तो बाबू, हमारे पास जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय, वही यहाँ पे पैनक्रियाज के माध्यम से हमारे शरीर में ये मधुमेह रोग होने की घटना होती है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में ना इंसुलिन को अब्जॉर्ब कर पाता है, ना वो जनरेट कर पाता है। इसी की वजह से इंसुलिन नामक बीमारी यहाँ पे मधुमेह नामक बीमारी होती है। आगे देखा जाए तो लाल रक्त कणिका, एक छूट गया, सड़सठ देखो, वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो बाबू, जो हम लोग खूब अभी खा रहे हैं ना जंक फूड, मतलब पिज्जा, बर्गर, पराठा, मोमोज इत्यादि जो फ्राई फूड आप खा रहे हैं ना, सब तुम्हारे छोटी आंत में पचती है, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह बाबू 28 फीट के आसपास होती है। मतलब ये थोड़ा छोटा बड़ा होता है, जैसे जीभ की हाइट छोटी बड़ी होती है, मतलब 25 से 30 फीट लंबी होती है। छोटी आंत ये छोटी आंत लंबी होती है, और बड़ी आंत छोटी होती है। आगे देखा जाए तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे देखा जाए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बाबू, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य में जो लीवर है वह भविष्य के लिए रक्त को वह संग्रहित करके रखता है। आगे देखा जाए, कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने में सहायक होता है? तो एनिलीन जो है वह फलों को पकने में मदद करता है, एनिलीन। तो जो बच्चे अभी लगातार क्लास देख रहे हैं, आई होप कि उसके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास ये है, और शायद यदि ये क्लास आप कर लेंगे तो बायोलॉजी से जुड़े हुए फैक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखा जाए, अभी हम नॉन स्टॉप चलेंगे, मात्र 25 से 30 क्वेश्चन है, 5-7 मिनट और देख लो तो शायद आपको ये टॉपिक शायद दिक्कत नहीं होगा। आगे देखा जाए तो मछलियों में उष्मा नियंत्रण का
तरीका क्या होता है? तो बाह्य तापमान के अनुसार ठंडा रक्त, मतलब मछलियां में तापमान नियंत्रण कैसे होता है? तो बाह्य रक्त के कारण, ये बाह्य तापमान के कारण उसका नियंत्रण होता है। वैसे मछलियां जो है सामान्यतः शीत रक्तीय जंतु के अंतर्गत आता है। आगे देखो बाबू 72, किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ये कई बार बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आगे देखो, यहाँ दंत वल्क एनामेल का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से एनामेल का निर्माण होता है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन ये बनने वाला है। आगे देखो, किस पौधे का उपयोग जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए होता है? तो बाबू हम जल कुंभी का निर्माण करते हैं यहाँ पौधों के नियंत्रण के लिए। आगे देखा जाए तो कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? तो बाबू यहाँ पे वृक्क किडनी का जो काम है वह रक्त शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार कौन से हैं? DNA और RNA। मतलब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसके दो प्रकार हैं, एक हमारा DNA है जो यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और RNA है जिसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आगे देखा जाए, मनुष्य के रक्त में सामान्यतः कितनी प्रतिशत पानी होता है? तो देखो लो, वैसे 80 ज़्यादा हो गया, 90 ज़्यादा हो गया, 80% के आसपास होता है। आगे देखा जाए तो शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाबू जब तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो तुम ज़्यादा वहाँ एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाओगे। आगे देखा जाए, उत्तकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। आगे देखा जाए, एड्स का कारक कौन सा वायरस है? तो बाबू HIV, एड्स जो होती है वह HIV वायरस है। एड्स जो है वो HIV वायरस है, और HIV वायरस जो होती है उसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं, और एड्स का पहला चरण माना जाता है। तो जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित होते हैं वो यहाँ पे पहले HIV से ग्रसित होते हैं, और HIV सिर्फ ये फैलने का मुख्य कारण बताएं तो यौन संचारित रोग है। वैसे सिफिलिस, गनोरिया इत्यादि एड्स जो है वो एक यौन संचारित रोग है, और जो यहाँ पे इसका मुख्य कारक जो होगा तो HIV है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। बस बाबू 5-7 मिनट इसमें और बचे हुए टॉपिक हैं तो हम इसे देखते चलते हैं। क्या है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है? तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग बताए थे 25 से 30 फीट लंबा होता है, छोटी आंत होगी। आगे देखा जाए तो DNA का पूरा नाम है तो डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और बता दें RNA का पूरा नाम तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बात है, राजू कुमार कह रहा है यस सर। और समझ में आ रहे हैं राजू बाबू तुम्हें? ऐसे आगे आगे आप क्लास देखते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया गया है। आगे देखा जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? बताए थे स्टेप्स कान की हड्डी होती है, स्टेप्स कान की हड्डी होती है। आगे देखो, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु होता है, अंडाणु। आगे देखा जाए तो हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आगे देखा जाए तो किस प्रकार का रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? किस प्रकार का रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? तो यहाँ धमनी यहाँ रक्त से दूर ले जाने का काम करती है। मतलब धमनी और शिरा दो प्रकार के नस पाए जाते हैं। धमनी का काम है कि संपूर्ण शरीर तक रक्त को पहुंचाना, और शिरा का काम है संपूर्ण शरीर से रक्त को केंद्र तक पहुंचाना। तो ये यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रहा है। आगे देखा जाए तो कोशिका का जीवंत केंद्रक, कोशिका का जीवंत केंद्र क्या कहलाता है? तो बाबू कोशिका का जीवंत केंद्रक जो न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक के रूप में जानते हैं।
आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो बताए थे प्रकाश संश्लेषण में O2 ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे यकृत लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत लीवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो बाबू किडनी से होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किससे होती है? तो किडनी से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे देखा जाए, आगे देखो, बस हम 100 तक पहुंच गए प्यारे बच्चों। बस 100 क्वेश्चन आपके सामने था और ये 100 क्वेश्चन तक हम टारगेट अचीव कर लिए। तो जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं शायद उनके लिए ये टॉपिक छूट रहा है, इसलिए क्लास करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ो तो यहाँ 91 नंबर कह रहा है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम से खनिज लवणों का संवहन, फ्लोएम से खनिज लवण जो उससे फल बनते हैं वो नीचे आते हैं और वो ऊपर जाते हैं। चलिए, तो जाइलम से खनिज लवण पौधों के पत्तियों तक पहुंचते हैं और फ्लोएम से पौधे पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन जड़ तक पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए जाना जाता है? तो कोर यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन, लोहा, ये ग्रील लोहा या तुम्हारे बस्ट्रक का लोहा नहीं होता है, वो लिक्विड आयरन होती है जो केला इत्यादि में ज़्यादा या हरी सब्जी पालक में पाए जाते हैं, वो आयरन की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि बस्ट्रक वाला आयरन घोर के पी लेना तुम। आगे देखो, मनुष्य की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बाबू कैल्शियम होती है। और कैल्शियम कहाँ से पाया जाएगा? तो दूध, अंडा, मछली इत्यादि से कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखा जाए तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? बताए थे विटामिन ए। और सारी विटामिन से जुड़ी हुई क्लास को आपको यदि देखना है तो पिछला वीडियो में जाके देखिए, वहाँ सारे क्लास कराए गए हैं। आगे देखो, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त समूह बता दें तो बाबू ये रक्त समूह जो है हमारे पास ब्लड जो होते हैं, ये फाइनली हमारे पास ब्लड जो है वह 4 प्रकार में होते हैं, ए बी और ओ। यहाँ ए और बी सामान्य ब्लड हैं, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वग्राही रक्त कौन है, तो वो हमारा ए बी होगा। और ओ की बात करें तो ये सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब कह दें यूनिवर्सल डोनेटर की बात करें तो ब्लड ओ होगा जो यूनिवर्सल डोनेटर है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह दें तो वो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है, किसी से ले सकता है, किसी से ये ब्लड ग्रुप ले सकता है। और सर्व यहाँ पे दाता की बात करें तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ है जिससे हम ये डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं तो हमारा वो ओ ब्लड ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हार्ट के द्वारा। और रक्त वाहिनी मतलब जो फैट, देखो यदि हम कम वसीय पदार्थ खाएंगे तो हमारा शरीर वहाँ कम फैट जनरेट करेगा और नस में भीड़ भाड़ कम लगेगी, मतलब नस में ज़्यादा आसानी से जा पाएगा रक्त संचार। खूब यदि ज़्यादा मात्रा में ऑयली फूड खा रहे हैं, ओवर वेटेज को बढ़ा लिए हैं, तो क्या लगता है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ भीड़ भाड़ तो होगी। अब भीड़ भाड़ यदि हुआ तो 90% चांस बनती है कि आपको हार्ट अटैक आएगा। मतलब ज़्यादा तेल वाला पदार्थ आप खाएंगे, हार्ट अटैक से आपके यहाँ देवता भी आपको नहीं बचा सकते। तो ऑयली फूड कम करिए, आप यहाँ पे अपनी शरीर की चर्बी कम करिए, हार्ट अटैक नहीं आएगा, वरना हार्ट अटैक आना तय है। आगे देखो, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे मानते हैं? तो बाबू यहाँ वायरस को यहाँ जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को माना गया है। आगे देखो, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताए थे ना, जो खनिज लवण होते हैं वो पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और पौधे जो भोजन बनाते हैं या फलों के रस कह दो तो वो
फ्लोएम के द्वारा होता है। तो भेजने का काम जाइलम, लाने का काम फ्लोएम। आगे देखो, कौन सा एंजाइम स्टार्च के माल्टोज में परिवर्तित करके कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो बाबू ये एमाइलेज है। एमाइलेज जो है वह स्टार्च को ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो वो एमाइलेज है। एमाइलेज का ही काम है। 2-3 ऑब्जेक्टिव हम और देख लेते हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। बस इतना ही हमारे लिए आज लास्ट टॉपिक होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मज़ेदार से क्लास किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं क्या है। 101 नंबर देख लो, 5 को और दिखाते हैं। आनुवांशिकी का जनक कौन कहते हैं? तो बाबू ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो मटर के पौधे से आनुवांशिकी के जनन के यहाँ पे खोज कर डाले थे। 102 में देखा जाए तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। और मैं बता दूं, ये जो है एक तरह से यहाँ फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं, पीएच मान तो यहाँ जब 7 होता है तो ये उदासीन होता है। 7 जब होगा तो उदासीन होगा। जब यह नीचे की ओर 0 की ओर आता है तो यह अम्लीय होता है। और यदि यह 14 की ओर मतलब उसके आगे की ओर बढ़ता है तो यह क्षारीय होता है। तो यहाँ पर 7.4 दिखाने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ये बाबू क्षारीय है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? कह रहा शरीर के रक्त का पीएच मान होता है तो क्षारीय होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। तो 103 पे आ जाएं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में कह दें तो यहाँ पे 98.6। यदि आपका शरीर 97 फ़ारेनहाइट से 98.5 फ़ारेनहाइट तक है तो आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपको फीवर वहाँ नहीं है। यदि इसमें फ्लक्चुएट हो रहा है 100, 101, 102, 103, 104 के आसपास हो रहा है, 105 तक तुम अपनी औकात में नहीं रहोगे, तुम भगवान से बात करते रहोगे वहां पे। आगे देखा जाए तो हार्मोन कौन सी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है? तो यहाँ पे एंड्रोक्राइन, एंड्रोक्राइन के द्वारा हार्मोन स्रावित होती है। और आगे बता दें तो मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन कितने हैं? तो बाबू हमारे मानव मस्तिष्क में 1 अरब मतलब 100 अरब से अधिक यहाँ पे न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो हमारा मस्तिष्क जो है और 100 अरब न्यूरॉन्स का समूहित रूप है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने देखा कि यहाँ पे 105 ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको बताए। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो बार बार इस क्लास को देख लेंगे, 3-4 बार देखेंगे तो गारंटी है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार कह रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम है तो बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं आता है। बाबू ये बिहार में नहीं आता है, बिहार में नहीं होता है, लेकिन यूपी वाला में पूछा जाता है। और ICAR वाला जो होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो बिहार, और वैसे में पॉलिटेक्निक, खास पॉलिटेक्निक, इसमें कहाँ लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक? दिखाओ तो कहीं पे क्लास के कोई सेशन में मुझे बताओ कहीं पॉलिटेक्निक लिखा हुआ हो, कहीं पॉलिटेक्निक लिखा हुआ हो। तो मैं यहाँ तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात चल रहा है। तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये आपको मदद मिलने वाला है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार बाबू, आप बिहार के यदि पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाता है। लेकिन यदि आप अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे भी यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की बात करें, आप किसी भी एग्ज़ाम, आप रेलवे, MTS, SSC, आप किसी भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, सब में ये काम आएगा। सिर्फ यहाँ पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा आपसे, क्लियर है? वैसे बिहार के ये पॉलिटेक्निक में ये बायोलॉजी नहीं आता है, लेकिन यूपी और अदर बोर्ड जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो क्लियर है बच्चों? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।